नमस्कार साथियों, आज हम कक्षा 9 के यूनिट फर्स्ट नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि नंबर सिस्टम हम पहले भी नंबर के बारे में पूर्व कक्षाओं में जान चुके हैं, तो चूँकि छात्रों को नंबर सिस्टम पढ़ाने से पहले या समझने से पहले उन संख्याओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, तो आइए हम जल्दी से उन संख्याओं की एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं। तो सबसे पहले जो संख्या होती हैं वो नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं हैं। 1 2 3 4 5 इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत तक वो जाती हैं, और इन संख्याओं को हम गणन संख्याएं या काउंटेबल नंबर भी कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार ये संख्या रहती हैं, धन में हैं, और इनको कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं, तो इनको प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर या काउंटेबल नंबर के नाम से जाना जाता है। इन प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को और शामिल कर लें तो इस प्रकार जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो होल नंबर या पूर्ण संख्याएं के नाम से जानी जाती हैं, जिनके समुच्चय को हम W से प्रदर्शित करते हैं। और इन होल नंबर में हम ऋण की संख्याएं यानी जो नेचुरल नंबर हैं वो ऋणात्मक और उनमें शामिल कर लें, ऋण संख्याओं को और शामिल कर लें। -1 -2 -3, मतलब -1 के बाद में -2 होना चाहिए। -1 पॉइंटों में नहीं, -1.5 -1.6 ऐसा नहीं, वो पूर्ण संख्या होना चाहिए ऋण में। -1 -2 -3 -4 इस प्रकार से तो पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती हैं, और इन पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय Z में 0 और +1 -1, +2 -2, +3 -3, +4 -4 इस प्रकार से अपरिमित रूप से अनंत संख्याएं प्लस में और ऐसे ही माइनस में हमें मिलती चली जाती हैं। अब चूँकि यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो छात्र अधिकतर कन्फ्यूज होती हैं वो कौन सी स्टेज रहती है कि चूँकि 0 +-1 +-2 +-3 इन संख्याओं को हम पूर्णांक कहते हैं। अब वो जी समझती हैं कि पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बन जाती हैं। क्योंकि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक इन दोनों को मिला दें तो पूर्णांक बन जाती हैं। धन पूर्णांक में कौन सी आती हैं? 1 2 3 4 5 6। ऋण पूर्णांक में आती हैं -1 -2 -3 -4 -5 इस प्रकार से माइनस की ओर जो संख्या रहती हैं वो आती हैं। तो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को मिला दिया जाए तो पूर्णांक संख्याएं पूरी नहीं बनती, क्योंकि उसमें शून्य शामिल नहीं होता। क्योंकि धन पूर्णांकों में 1 2 3 4 5 से लेके जितनी भी अनंत तक संख्या रहती हैं वो रहती हैं। ऋण पूर्णांक में -1 -2 -3 इस प्रकार की संख्या रहती हैं। तो जो धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों को शामिल कर लें तो +-1 +-2 +-3 +-4 इस प्रकार से हमें संख्याएं मिलती हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं रहता, तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। अधिकतर वो ये समझती हैं कि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक मिला के सारे पूर्णांक, लेकिन ऐसा नहीं होता। शून्य सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को पूर्णांक का समुच्चय कहते हैं, ये चलेगा। क्यों कि शून्य सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक तो पूरे पूर्णांक बन जाएंगे, क्योंकि शून्य न धनात्मक संख्या है न ऋणात्मक, इसलिए वो धन पूर्णांकों के समुच्चय में भी नहीं आती और ऋण पूर्णांकों के समुच्चय में भी नहीं आती। तो यदि धन पूर्णांकों का समुच्चय लिखना है तो 1 2 3 4 5 लिखेंगे इस प्रकार से, और ऋण पूर्णांकों का -1 -2 -3 इस प्रकार से वो चलता रहेगा। अब यहाँ पर भी एक बात ध्यान देने योग्य है, क्योंकि छात्र अधिकतर यहाँ पर भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि किसी बुक में कोई संख्याएं धन पूर्णांक लिखी रहती हैं, वहाँ पर उन्होंने लिख दिया धन पूर्णांक यानी Z+। तो Z+ में क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 से आएंगी। और किसी या कोई स्टूडेंट या कोई बुक में लिखा रहता है प्राकृतिक संख्याएं, और प्राकृतिक संख्याएं में क्या रहता है? 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की चलती रहती हैं। इसका मतलब है कि धन पूर्णांक और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक ही है। प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4 5 इस प्रकार की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, और धन पूर्णांक में भी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार की संख्याएं धन पूर्णांक होती हैं। तो Z+ = N, कैपिटल N, यानी धन पूर्णांकों का समुच्चय और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय एक ही है, जो कि हम इनको अलग अलग नाम से जानते हैं।
अलग अलग नाम से इसलिए क्योंकि वो चूँकि पूर्णांक है तो पूर्णांक को पार्ट कर दिए, तो धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, तो चूँकि धन पूर्णांक है वो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बराबर आ जाते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर Z+ का यूज होता है और कहीं कहीं पर कैपिटल N का भी यूज होता है। तो इसमें अब उनको बताना है कि इसमें कन्फ्यूजन या कन्फ्यूज होने की कोई दिक्कत नहीं। अब हम जो पूर्णांकों के समुच्चय से आगे बढ़ते हैं, तो पूर्णांकों का समुच्चय के बाद में फिर जो ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों और Q का मान शून्य ना हो, क्योंकि शून्य भी एक पूर्णांक है, तो P/Q के रूप में लिखें और Q शून्य ना हो, तो इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्या होती हैं। और जो संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वो संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय ये दो प्रकार की संख्या रहती हैं। परिमेय संख्याओं में अंश और हर में यदि हम भाग लगाएं तो या तो उसका शेषफल शून्य प्राप्त होगा, या फिर हमें यदि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता है तो फिर बार बार शेषफल कोई न कोई बच रहा है, तो निश्चित ही जो इसका भागफल है वो हमें एक ऐसी संख्या प्राप्त होगी जो आगे चलकर रिपीट स्टार्ट हो जाएगी, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, मतलब अशांत आवर्ती दशमलव। अशांत है, अशांत मतलब कभी वो शांत नहीं हो रहा, वो चलते ही आ रहा है, भाग उसका आगे बढ़ते जा रहा है, पर वो फिर आवर्ती स्टार्ट हो जाएगा यदि P/Q के रूप में जो संख्या लिखी है, यानी बटे में जो संख्या लिखी है उसका भाग लगाएंगे तो 101% या तो वो शांत होगी, यानी उसका शेषफल शून्य मिल जाएगा, और या फिर शेषफल शून्य नहीं हो रहा है तो वो अशांत तो होगी पर वो आवर्ती होगी, यानी उसके दशमलव के बाद में 2 स्थान तक, 3 स्थान तक या 4 स्थान तक जैसी भी संख्या है उसके हिसाब से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो संख्याएं P/Q के रूप में ना लिखी जा सकती हैं वो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या होती हैं, और अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो अशांत अनावर्ती होता है, यानी कभी ख़त्म भी नहीं होगा और रिपीटेड भी नहीं होगा। ऐसी संख्याएं जैसे √2 हैं, √3 हैं, √5 है और पाई है, ई है, इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। यहाँ पर ये बताना, अभी इस बात की चर्चा करना भी ज़रूरी है कि पाई को अधिकतर स्टूडेंट 22/7 समझती हैं, या किसी बुक में लिखा रहता है कि पाई का मान 22/7 लें या पाई का मान 3.14 लें। तो जब वो पाई का मान 3.14 मतलब वो 4 पे ख़त्म हो गया, 3.14 यानी ये शांत दशमलव है, या 22/7 ये परिमेय है, तो वो समझती हैं कि पाई भी एक परिमेय राशि है, पर ऐसा नहीं है। पाई का मान 22/7 हम अपने सवालों में सुविधा की दृष्टि से यूज कर लेते हैं, क्योंकि पाई की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू 22 में 7 का भाग लगाने से, 22/7 जो संख्या है तो 22 में 7 का भाग लगाने से दशमलव के कुछ स्थानों तक पाई की वैल्यू से इसकी वैल्यू मैच करने लगती है, मतलब मैच करती है। तो हम अपने क्वेश्चन में सुविधा के लिए पाई के स्थान पर 22/7 का यूज कर लेते हैं, जिससे हम अप्रॉक्सीमेट आंसर पे पहुंच जाती हैं। वास्तव में पाई का मान 22/7 नहीं होता, इस बात पे हमको जोर देना है और बच्चों के सामने इस बात को रखना है। अब जो संख्याएं, हाँ एक बात और भी यहाँ पर मतलब चर्चा करना ज़रूरी है कि भिन्नात्मक संख्याएं यानी भिन्न और परिमेय संख्या में भी अधिकतर हम भी या हमारे साथी और स्टूडेंट भी कंफ्यूज होती हैं कि भिन्नात्मक संख्याओं और परिमेय संख्याओं में क्या डिफरेंस है। तो चूँकि परिमेय संख्याओं की परिभाषा हम इस पर जो डिस्कस कर ही चुके, अब अपना भिन्न है तो भिन्न में क्या होता है कि किसी वस्तु का या कोई किसी का जो पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है, वो भिन्न होता है। जैसे 1/2, यानी 1/2 का मतलब होता है कि 2 में से एक हिस्सा, 2 टोटल हैं, टोटल 2 हैं और एक आउटकम्स हैं, मतलब एक हमें प्राप्त हुआ है 1/2। 1/2 यानी 2 में से एक हमें प्राप्त हुआ है, यानी वो आधा है। तो 1/2, 3/4, 5/7 इस प्रकार से जो संख्याएं मिलती हैं ये ऋणात्मक नहीं होती, यानी भिन्नात्मक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, क्योंकि ये किसी संख्या का पार्ट होता है, फ्रैक्शन होता है, किसी वस्तु के भाग होते हैं। तो जैसे कहीं 5/8 यानी 8 में से 5 भाग 5/8 को प्रदर्शित करता है। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम
p/q के रूप में, यानी भिन्नात्मक संख्या को भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, या p/q के प्रकार की संख्या भिन्न संख्या कहलाती है जहाँ p और q पूर्ण संख्या हो पर q शून्य ना हो। मतलब p/q के रूप में यदि कोई संख्या लिखी है तो पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या 0 से 0 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं, तो p/q में हम 0 1 2 3 का यूज कर सकते हैं, पर q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की संख्याएं को भिन्न के रूप में हम लिखते हैं, भिन्नात्मक संख्याएं कहलाती हैं। इस प्रकार जितनी भी भिन्नात्मक संख्याएं वो सारी की सारी परिमेय संख्याएं भी होती हैं, पर सारी की सारी परिमेय संख्याएं आवश्यक नहीं वो भिन्न हों, क्योंकि भिन्न हमेशा धनात्मक होती है और परिमेय संख्या तो अपन कहेगा वो p/q यानी p और q कोई भी पूर्णांक हो पर q का मान शून्य ना हो, इस प्रकार की होती है। तो आइए हम एक वीडियो के माध्यम से देखें कि हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करते हैं, और इसके बाद में फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम एक वीडियो को देखते हैं, आइए देखें एक वीडियो।